हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन में। और इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टी कॉलिनियरिटी की डेफिनेशन और उसके यूसेज और उसके एस्टिमेशन के बारे में। और साथ ही साथ पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मल्टी कॉलिनियरिटी की डेफिनेशन से बात करेंगे और मल्टी कॉलिनियरिटी होता क्या है उसको सरल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मल्टी कॉलिनियरिटी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। मल्टी कॉलिनियरिटी देखिए, कुछ मैं आपको सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं x1 x2 एन, और हमारे पास k वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने इनटू किया है कांस्टेंट से λ1 λ2 λk इज़ इक्वल टू ये हमारा ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये कंडीशन है, इक्वेशन है। और ये इक्वेशन जबकि है जब हमारी एग्जैक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी होती है। एग्जैक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी जब हमारे पास होगी तब हम इसे इस कंडीशन से दिखाएंगे। इसके बाद जब हमारे पास एग्जैक्ट कंडीशन नहीं होती है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल्स हैं एक्स वेरिएबल्स इंटर कोरिलेटेड हैं पर परफेक्टली नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 आपस में मिलते जुलते हैं पर आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एक एरर टर्म होता है जिसे हम स्टोकास्टिक एरर टर्म के नाम से जानते हैं, VI के नाम से हम इसको लिखते हैं। तो ये इक्वेशन में हमारे साथ जुड़ जाता है VI के साथ। कांस्टेंट वहीं की वहीं रहते हैं, λ1 λ2 λ2x2 λ3x3 एंड λk सॉरी इधर थोड़ा आ नहीं रहा है, λk x के, है ना। इसमें हमारा एक स्टोकास्टिक टर्म जुड़ गया, VI इज़ इक्वल टू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, है ना, इक्वल टू। तो ये जो है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है। इसके बाद एक एग्जांपल से हम इसको एक डायग्राम से हम इसको समझा सकते हैं सेट के थ्रू। सेट में जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉपुलेशन y है जिसके वेरिएबल्स हैं x1 और x2, है ना। x1 और x2 जो हैं y से कोरिलेट हैं, x1 y से कोरिलेट है, x2 y से कोरिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x1 और x2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है इसके बीच में नो कॉलिनियरिटी हमें दिखाई दे रही है ना। नो कॉलिनियरिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके बाद अगला दूसरा अगर देखें तो मान लीजिए ये y हमारी पॉपुलेशन, ये x1 हमारा वेरिएबल जिसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो x2 है। तो ये जो एरिया होगा बीच का यहाँ का, ये एरिया जो है हमें ये बताएगा कि ये x1 और x2 आपस में कोरिलेट हैं। लेकिन कॉलिनियरिटी काफ़ी लो है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो शेडेड एरिया है काफ़ी कम है। तो इसको हम कहेंगे लो कॉलिनियरिटी, है ना। लो कॉलिनियरिटी के बाद अगर तीसरे एक और एग्जांपल में मान लीजिए मैंने शेडेड एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो शेडेड एरिया बढ़ गया। यहाँ पे वही y है, यहाँ पे x1 x2 लिख दिया मैंने, तो थोड़ी सी कॉलिनियरिटी बढ़ जाएगी। इसको हम मॉडरेट कॉलिनियरिटी के नाम से जानते हैं, मॉडरेट कॉलिनियरिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद अगला एक और है जिसमें और ज़्यादा शेडेड एरिया बढ़ जाता है ना। तो और ज़्यादा शेडेड एरिया जब बढ़ता जाएगा तो इसका दूसरा एक और है हाई कॉलिनियरिटी।
हाई कॉलिनियरिटी के बाद एक और आएगा जिसमें कुछ ज़्यादा ही एरिया जो है कवर करा हुआ होगा, तो इसको हम करेंगे वेरी हाई कॉलिनियरिटी, वेरी हाई कॉलिनियरिटी। ओके, तो ये वेरी हाई कॉलिनियरिटी हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपस में कॉलिनियर होते हैं, किस तरीके से रिलेशन होते हैं, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकली समझाना बाकी है ना। तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल में तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। द एग्जांपल में कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, x2 है और x3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और एक x3 स्टार। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से वैल्यू ले लेते हैं अपन, कोई भी है। x3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, 15, 18, 24 और 30। ये वैल्यू किसी की भी हो सकती है, किसी की हाइट मान सकते हैं हम, कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, कोई भी चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें किसी की भी वैल्यू हो सकती है ये। और x3 की वैल्यू ये दूसरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, वेट हो सकता है किसी का, है ना। तो हाइट और वेट के बीच में हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी हमारा वेरिएबल किसी पे भी डिपेंड करता हो। तो देखिए यहाँ पे ये हमने वैल्यू रख दी है x2 की, x3 की वैल्यू लिख देते हैं 50, 75, 90, 120 एंड 150। ओके, x3 स्टार की वैल्यू रख देते हैं 52, 75, 97, 129 एंड 152। यहाँ पे हमने x3 स्टार की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि इनमें कोरिलेशन, देखिए यहाँ पे जब हम नंबर्स को देखते हैं तो ये 10 का 5 गुना यहाँ पे 5 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, 10 का 5 टाइम्स 50, 15 का 5 टाइम्स 75, 80, ऐसे ऐसे ये 5 टाइम्स होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसमें हमारा 50 में 2 प्लस किए गए हैं, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, 0। यहाँ पे 7 प्लस किए गए हैं, यहाँ पे 9 प्लस किए गए हैं और यहाँ पे 2 प्लस किए गए हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ गई है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखें x2 और x3 की बात करते हैं। x2 और x3 जो कि वाई पॉपुलेशन से लिए गए हैं, जो तो कोई बताने वाली बात नहीं है, वाई पॉपुलेशन हमारी मेन पॉपुलेशन है और x2 x3 इसी वाई पॉपुलेशन के वेरिएबल्स हैं। यानी कि हमारी मान लीजिए हाइट और वेट के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो ये हम क्या बोलेंगे कि जो x3 है, जो x3 है हमारा वो 5 x2 के बराबर है ना। जितनी भी x3 की वैल्यूज़ थी 5 टाइम्स थी x2 के बराबर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया बिल्कुल परफेक्ट कोलिनियर का एग्जांपल, परफेक्ट कोलिनियरिटी कहते हैं इसको हम, जिसमें एक भी अंक इधर से उधर ना हो, बिल्कुल परफेक्ट कोलिनियरिटी हो, तब हम इसे परफेक्ट कोलिनियरिटी के नाम से जानते हैं। अब जब दूसरी बात करें, जैसे कि हम अभी x3 और x3 स्टार के बारे में बात करें, तो पिछले यहाँ पे x3 और x3 स्टार के बीच में यहाँ पे हमारा देखा गया था कि 2, 0, 7, 9 और 2 का अंतर था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक रैंडमली नंबर लिए गए हैं 2, 0, 7, 9, 2। ये हमारा एक कोई एग्जैक्ट कॉलिनियरिटी नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें नो कॉलिनियरिटी जैसा हमारा आता है। इन दोनों के बीच में x3 और x3 स्टार के बीच में हमारा नो परफेक्ट कॉलिनियरिटी यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि आपको कि किस तरीके से कॉलिनियरिटी आपको दिखेगी और कॉलिनियरिटी नहीं दिखेगी। अगर हम अपनी असल ज़िंदगी में बात करें तो असल ज़िंदगी में तो हमें जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आपको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में हम जैसे कि कोई अपनी पॉपुलेशन ले लेते हैं, है ना। एक पॉपुलेशन है हमारे शहर, मान लो दिल्ली हमारा शहर है और उस दिल्ली शहर की पॉपुलेशन है y। अब इस दिल्ली शहर की पॉपुलेशन से हमें ये एक हमें टास्क दिया गया कि बताइए कि भाई
कितने लोग जो हैं पबजी पसंद करते हैं, कितने लोग हमें फ्री फायर पसंद करते हैं, है ना। और कितने लोग हमारे कोई सा भी गेम ले लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी हमारा गेम ले लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पसंद करते हैं। तो हमने जब आंकड़े इकट्ठे किए तो कुछ आंकड़े हमारे सामने आए और हमने कुछ ग्रुप बना लिए कि इतना एरिया का फर्स्ट एरिया, मतलब थोड़ा थोड़ा गलियों का हमने वो किया। तो पहली गली ले लीजिए, दूसरी गली, तीसरी गली, ऐसे ही हमने कम से कम 4-5 सैंपल इकट्ठे किए और कुछ हमारे पास आंकड़े सामने आए। तो मान लीजिए पहली गली में इतने लोग पबजी पसंद करते हैं, कुछ दूसरी गली में इतने लोग पसंद करते हैं, तीसरी गली में इतने लोग पसंद करते हैं, चौथी गली में इतने लोग पसंद करते हैं, पांचवी गली में इतने लोग पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमने इधर भी ऐसे कुछ वैल्यूज़ लिख लेंगे, है ना। कुछ भी अभी यहाँ पे केवल समझाने के लिए। तो अगर इनके वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ आपको कॉलिनियरिटी दिखाई दे कि हाँ भाई इतने लोग पबजी पसंद कर रहे हैं, इतने लोग फ्री फायर पसंद करते हैं, तो इनके बीच में जो है पबजी और फ्री फायर के बीच में कॉलिनियरिटी जैसा आपको एक संबंध दिखाई देगा। यहाँ पे केवल समझाने के पर्पज़ से है, ऐसा नहीं है कि पबजी और फ्री फायर के बीच में हमें कॉलिनियरिटी बिठानी है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वेरिएबल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो ये आपस में गेम्स रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो रिएक्ट करती हैं। जैसे कि हमारी हाइट जो है वेट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हाइट जो है बढ़ती जा रही है तो हमारा वेट भी बढ़ता जाता है। इस तरीके से मैं आपको एक कॉलिनियरिटी बता रहा हूँ। या कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो बढ़ती हैं तो कुछ चीज़ घटती है। तो ऐसा जैसे कि मान लीजिए हमारे पैसे, मनी हमारा बढ़ता जाता है, मनी हमारा बढ़ता है तो हम जो है लग्ज़री लाइफ की तरफ ज़्यादा हम बढ़ने लगते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कॉलिनियरिटी कहते हैं हम इसको। और अगर दूसरी तरफ देखें कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमारा मनी बढ़ रहा है, मनी बढ़ रहा है तो हमारी फूड का एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े कम होते जाते हैं। ऐसा सर्वे में हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसी कॉलिनियरिटी हमें देखने को मिलेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई अगर डेफिनेशन लिखना चाहता हो तो मैं आपको बोल कर लिखवा सकता हूँ, तो आप बोल कर जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अगर आपको नहीं लिखना तो आप इसको आगे करके स्किप भी कर सकते हैं। तो द टर्म मल्टी कॉलिनियरिटी इज़ ड्यू टू रेगनार फ्रिस्ट। रेगनार फ्रिस्ट, RAGNARFRISCH रेगनार फ्रिस्ट ने इसको मल्टी कॉलिनियरिटी को बताया था। ओरिजिनली इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट और एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग सम और all explanatory variables of a regression model. For the k variable regression involving explanatory variables x1, x2, dash xk, where bracket में where x1 is equal to 1 for all observations to allow for the intercept term bracket close, comma, an exact linear relationship is said to exist if the following condition is satisfied: λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस डैश लैम्डा के एक्स के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने पहले ही आपको वीडियो में लिखवाई थी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और इसके बाद वेयर λ1, λ2 एंड डैश लैम्डा के आर कॉन्स्टेंट्स such that not all of them are 0 simultaneously। अब यहाँ पे और आगे जब नॉन परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी की बात करते हैं तो उसके बारे में डेफिनेशन है ये। टुडे हाउएवर द टर्म मल्टी कॉलिनियरिटी is used in a broader sense to include the case of perfect multicollinearity as shown by equation first 1 नंबर दे दीजिए इसको, as well as the case where the x variables are intercorrelated
but not perfectly. So as follows: lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus dash 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 plus lambda k xk plus vi इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी मैंने आपको पहले लिखवाई थी, आप वीडियो में आगे जाकर देख सकते हैं। इस इक्वेशन को 2 नंबर दे दीजिए, वेयर वी आई इज़ अ स्टोकास्टिक टर्म। तो यहाँ पे आपको मल्टी कॉलिनियरिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरी जो थी नॉन परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसमें नई चीज़ आपको दिखाई देंगी, जिसमें एक क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो कि वाई डज द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज्यूम दैट देयर इज़ नो मल्टी कॉलिनियरिटी अमंग द एक्सेस। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि वाई डज द क्लासिकल, ये इसको हम CLRM क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के नाम से जानते हैं, एज्यूम दैट देयर इज़ नो मल्टी कॉलिनियरिटी अमंग द एक्स एक्सेस। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इफ़ मल्टी कॉलिनियरिटी इज़ परफेक्ट इन द सेंस ऑफ इक्वेशन 10.1.1, सॉरी 10.1 नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। इफ़ मल्टी कॉलिनियरिटी इज़ परफेक्ट इन द सेंस ऑफ इक्वेशन, अगर मल्टी कॉलिनियरिटी जैसे कि मल्टी कॉलिनियरिटी परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, जैसे कि हमारी ये एग्जाम्पल में मैंने बताई थी आपको परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी का, तो परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वेरिएबल्स आर indeterminate and their standard errors are infinite. If multicollinearity is less than perfect, then by equation 2 the regression coefficients, although determinate, possess large amount of standard errors, which means the coefficients cannot be estimated with great precision or accuracy. तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टी कॉलिनियरिटी की कंडीशन है तब हमारे जो एक्स वेरिएबल्स होंगे वो इनडेटर्मिनेट होंगे और इनका स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं हमारे वो इनफाइनाइट होंगे। और दूसरी बात करें जब नॉन परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी की, नॉन परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी यानी कि जिसमें कोई मल्टी कॉलिनियरिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे, तब इस कंडीशन में हमारे कोफिशिएंट कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट डिटर्मिनेट होगा और स्टैंडर्ड एरर्स फाइनाइट होंगे। अब यहाँ पे हम सोर्सेस की बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी, है ना। तो सोर्सेस ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी में हमारे, जिसमें कि हमारा पहला है कि हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, द डेटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉयड, द डेटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉयड। पहला तो ये कारण हो सकता है मल्टी कॉलिनियरिटी का कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है ना। तो इसमें जैसे कि एक तो हो गया हमारा मेथड, दूसरा हमारा एक होता है कॉन्स्टेंट्स ऑन द मॉडल। or in the population being sampled, दूसरा ये हो सकता है। अब कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, तो कांस्टेंट में ये है, जैसे कि आपको समझाता हूँ मैं, कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑन इनकम, ये हमारा पहला वेरिएबल है जिसको हम x2 लिख लेते हैं, कि हमने बिजली पर कितना खर्च किया हमारी इनकम पर।
दूसरा हमारा हाउस साइज़, हमारा हाउस का कितना बड़ा साइज़ है, और हमारा जो खर्चा है बिजली पर वो कितना है ना। इसके बीच में हम कोरिलेशन निकालने हैं। देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्स्टेंट इन द पॉपुलेशन इज़ दैट फैमिली विथ हायर इनकम्स जनरली हैव लार्जर होम्स दैन फैमिलीज विथ लोअर इनकम्स। तो इसमें हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसमें ये मिलेगा जिनके घर बड़े होंगे उनका मतलब है कि उनकी इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि उनका खर्चा है इनकम के अनुसार वो थोड़ा सा हायर होगा। एंड जिनके घर छोटे हैं तो उनके घरों में जो है बिजली का खर्चा जो है थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाई देगा आपको, है ना। छोटे घर के, तो इस हिसाब से आपको एक कांस्टेंट नज़र आएगा कि यहाँ पे हम कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं कंजप्शन के ऊपर। तो कंजप्शन की देखिए, अगर मान लीजिए घर बड़ा है तो घर बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनकी इनकम भी उतनी ही ज़्यादा है। उस हिसाब से हम एक रेशो में देखें तो रेशो के हिसाब से जो है हम ज़्यादा इसमें अंतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और उस इनकम का कुछ हिस्सा ही वो अपने बिजली पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही जिनके छोटे घर हैं तो छोटे घर के हिसाब से वो बिजली का खर्चा कम भी है, लेकिन उनकी इनकम भी कम है। फिर तो इनकम कम है तो उनका, तो इस तरीके से हमें जो है इनमें कांस्टेंट नज़र आता है एक। तो तीसरा आप यहाँ पे एक और निकालते हैं मॉडल स्पेसिफिकेशन नाम से, मॉडल स्पेसिफिकेशन, है ना। मॉडल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक थर्ड टर्म है जिसकी वजह से मल्टी कॉलिनिटी आती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई पॉलिनोमियल टर्म रिग्रेशन मॉडल में ऐड किया है, देन हमारा जो रेंज होगी एक्स वेरिएबल्स की वो स्मॉल होगी, तभी तो हम उसमें पॉलिनोमियल ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल्स थोड़े कम हैं, हमारे पास 5 या 3 या 4 वेरिएबल हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी से हमने और इसमें उसी से रिलेटेड और वेरिएबल्स ऐड कर दिए। तो ऐड करने से क्या होगा, इसमें मल्टी कॉलिनिटी हमें देखने को मिलेगी। चौथा है एन ओवर डेटरमाइंड मॉडल। ओवर डेटरमाइंड मॉडल मतलब एन ओवर डेटरमाइंड मॉडल, है ना। एन ओवर डेटरमाइंड मॉडल में क्या होता है, जब मॉडल के पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों, जब मॉडल के पास कौन से हों, बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हों, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है हमारे पास उससे ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। केवल ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे पास सैंपल कितने लिए हमने 100 सैंपल्स लिए हैं, और उससे कई ज़्यादा हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी कि कई परिस्थितियाँ हैं हमारे पास कि ये वाली मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम इन दोनों, तो 101 हमारे पास भी आ जाएं तो हमें मल्टी कॉलिनिटी देखने को मिलती है। देखो, दिस कुड हैपन इन मेडिकल research when there may be a small number of patients about whom information is collected on a large number of variables। तो यहाँ पे हमें ये मेडिकल रिसर्चेस जब हमारे होते हैं, मेडिकल रिसर्चेस में हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे 4 चीज़ें जो हैं हमें मल्टी कॉलिनियरिटी देखने को मिलती है।
अब यहाँ पे हम एक और नई चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एस्टिमेशन के बारे में हम आपको समझाएंगे एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे होता है। और जब हमें परफेक्ट कॉलिनियरिटी नज़र आएगी, जब परफेक्ट कॉलिनियरिटी इन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में हमने ये देखा था कि हमारा, देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी इन द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी, परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी, है ना। तो एस्टिमेशन ऑफ परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी में हमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब परफेक्ट मल्टीकॉलिनियरिटी होती है तो हमारे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इनडेटरमिनेट और स्टैंडर्ड एरर्स आर इनफाइनाइट एंड स्टैंडर्ड एरर्स आर इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा, पहले आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 वेरिएबल्स जिसमें आपको 3 वेरिएबल्स नज़र आएंगे। ऐसा रिग्रेशन मॉडल, 3 वेरिएशन रिग्रेशन मॉडल जिसमें yi बीटा 2 x2y प्लस बीटा 3 x3y प्लस ui, है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो x2y है, x3y है और yi है। यहाँ b2 और b3 दिस कॉल्ड आर इंटरसेप्ट टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक एस्टिमेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में, तो आपको अगर आता होगा उसमें तो आपको पता होगा कि एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, जिसमें हम एरर टर्म्स को ज़ीरो कर देते हैं। जैसे कि जिससे हमें b2 और b3 की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब b2 और b3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का भी एक तरीका है जो आप एस्टिमेशन चैप्टर से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू कुछ ऐसी है, इसको आप याद कर लें तो b2 और b3 की वैल्यू आपके काम आएगी। ये कंडीशन जब की है जब हमारे पास 3 रिग्रेशन मॉडल हो, 3 वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल हो। 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल के अलग अलग रिग्रेशन मॉडल होते हैं जिसमें अलग b2 और b3 की वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे yi x3i y x2i x3i x2i x3i माइनस x2i x3i होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको। ये वैल्यू आप नोट डाउन कर ले। बीटा 3 की वैल्यू भी इस तरीके से है जिसमें yi x3i यहाँ पे नज़र आएगा और x2i का होल स्क्वायर माइनस yi x2i x3i। ओके, नेक्स्ट नीचे यहाँ पे सेम वही रहेगा जो कि पहले वाले में था, है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन है। अज्यूम करिए, बस सिंपल सा एक, हमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक कंडीशन है जिस हमें रख के देखना है इसको। देखिए, मान लीजिए कि x3 जो है x2 के लैम्डा टाइम्स है, इक्वल है, वेयर लैम्डा इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है।
नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मतलब ज़ीरो नहीं है, बाकी हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1.8 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू को हम जो है इक्वेशन में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे? बीटा 2 में। यहाँ बीटा 2 में पुट करने से हमें जो नज़र आएगा वो आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, आप खुद भी करके देख सकते हैं। y(i)(x2y), हमें x3 की जगह ये रखना है, लैम्डा x2 रखना है, तो लैम्डा x2 हम रखेंगे लैम्डा स्क्वायर सिग्मा x2 y स्क्वायर लैम्डा सिग्मा y(i) x2y लैम्डा x2y स्क्वायर, है ना। तो ये आपकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी अगर आप रखेंगे। रख के देखिए और जिससे आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है आकर। तो ये नीचे की वैल्यू में भी यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर x2y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर x2i, है ना। तो यहाँ तक हमारा आप देखा कि किस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से हम लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हम कैंसल आउट होने से बाहर ऊपर का ज़ीरो हो जाएगा टर्म, और ज़ीरो की वजह से जो हमारी बीटा की वैल्यू आएगी, बीटा 2 की वैल्यू आएगी, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, विच इज़ एन इनडेटर्मिनेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इनडेटर्मिनेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इनडेटर्मिनेट क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन इनडेटर्मिनेट आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या आखिर क्या चीज़ है ना। तो अब इनडेटर्मिनेट एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप बीटा 3 को भी इनडेटर्मिनेट वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरीके से ही सेम। तो आपका जो है बीटा 3 भी इनडेटर्मिनेट प्रूफ आ जाएगा, है ना। इसके अलावा हम थोड़े से आगे और चलेंगे। अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। पर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसमें हम देखते हैं। ये जब की बात है जब हम हाई कॉलिनियरिटी और नियर, जिसे हम नियर भी कहते हैं, हाई और नियर कॉलिनियरिटी में कुछ कंडीशंस हैं जब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। सबसे पहला है although blue the OLS estimators have larger variances and covariances making precise estimation difficult, है ना। हालांकि ये मल्टी कॉलिनियरिटी, हाई मल्टी कॉलिनियरिटी एक ब्लू कंडीशन होती है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ज़रूर होते हैं, लेकिन OLS estimators हैव लार्ज वेरिएंस, लेकिन इनके OLS एस्टिमेटर में आपको वेरिएंस कैसा दिखेगा? लार्जर दिखेगा, है ना। एंड कोवेरियंसेस, वेरिएंस एंड कोवेरियंसेस दोनों क्या दिखेंगे? लार्ज दिखेंगे, एंड एस्टिमेशन जो है हमारा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि although blue the OLS estimators have large variances and covariances making precise estimation difficult। दूसरा पॉइंट आप समझाता हूँ मैं आपको। ये जो है पहले पॉइंट पर डिपेंड करता है, जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हैं वाइडर हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे कैसे हो जाते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे कैसे होते हैं? वाइडर हो जाते हैं, लीडिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ द जीरो नल हाइपोथेसिस मोर रीडीली। तो हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है साइज़ बड़ा हो जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ही हमें आसानी होती है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने में। जितने ज़्यादा वाइडर होते हैं उतनी ज़्यादा हमें परेशानी होती है उसको एक्सेप्ट करने में। तो दूसरा पॉइंट है, बिकॉज ऑफ consequence 1 the confidence intervals tend to be much wider, leading to the acceptance of the zero null hypothesis more readily. अब तीसरा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑल्सो बिकॉज ऑफ consequence 1 the t ratio of one or more coefficients tends to be statistically insignificant. तो हमें इसमें क्या निकालना है, टी रेशो ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स टेंड्स टू बी स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, है ना। तो यहाँ पे टी रेशो ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, यहाँ पे टी रेशो निकालने हैं हम एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का, जो कि हमें स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हमें मिलेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हालांकि टी रेशो तो हमारे स्टैटिस्टिकल इनसिग्निफिकेंट होते हैं, साथ ही आर स्क्वायर द ओवरऑल मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कैन बी वेरी हाई। तो ये भी हमारा काफ़ी बड़ा वैल्यू हो सकता है। तो आप समझ में, ये 4 पॉइंट आपके, और 5वां पॉइंट है, तो 4th पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑल्दो द टी रेशो ऑफ वन और मोर कोफिशिएंट्स इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, आर स्क्वायर comma the overall measure of goodness of it can be very high. 5वां पॉइंट, the OLS estimators and their standard errors can be sensitive to small changes in the data. तो हमारे जो OLS एस्टिमेटर्स होते हैं, OLS एस्टिमेटर्स और उनके स्टैंडर्ड एरर्स, OLS एस्टिमेटर्स एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस। तो हम थोड़े से भी चेंजेस से हमारा OLS एस्टिमेटर्स और उनके स्टैंडर्ड एरर्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे जिनकी वजह से हमारा मल्टी कॉलिनिटी हमें दिखाई देती है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो और देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस देखते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।